दोस्तों कल्पना कीजिए कि जिस शहर या गांव में आपने जन्म लिया है, जहां आपने बचपन बिताया है, वो खंडर में तब्दील हो जाए। जो गलियां कभी बाजार की तरह चहल पहल में व्यस्त होती थी, वो जंग के मैदान में बदल जाएं और अपने ही अपनों की जान ले रहे हों। सिर्फ कल्पना कर लेने से यह स्थिति इतनी खौफनाक लगती है, लेकिन सीरिया में रह रहे लोगों के लिए यह उनकी हकीकत है। मार्च में सीरिया की जंग के 12 साल पूरे हो गए हैं और एक अनुमान के मुताबिक इतने सालों में अकेले अलेप्पो जैसे एक शहर में ही 51,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अलेप्पो शहर की 35,000 इमारतें तबाह हो गई। जंग की वजह से सीरिया की 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भारी नुकसान भी हुआ। अगर सीरिया में 10 सालों से चल रही हिंसा को एक लाइन में समझना है तो कह सकते हैं कि एक जिद्दी तानाशाह राष्ट्रपति पद से हटने से इनकार कर रहा है, और अगर विस्तार से समझना हो तो सेक्टरिज्म यानी संप्रदायवाद, दूसरे देशों की दखलंदाजी, पश्चिम की इच्छा का अभाव और राष्ट्रपति बशर अल असद की निर्दयता। लेकिन कितने भी शब्दों में सीरियन गृह युद्ध को बयां कर लीजिए दोस्तों, उससे सीरिया पर जो गुजरी है उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। पिछले 12 सालों में 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 6 लाख मौतें तो सही से दर्ज हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों का कुछ अता पता नहीं है। बात करें तो इस कहानी का मुख्य किरदार है सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। बशर अल असद को राष्ट्रपति पद और ताकत अपने पिता हाफिज अल असद से विरासत में मिली थी। साल 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज की मौत हो गई थी। बशर को सीरिया का सबसे ऊंचा पद किस्मत से मिला था, क्योंकि उन्होंने इसकी कभी चाहत नहीं रखी थी। बड़े भाई बसील की मौत के बाद उन्हें लंदन से वापस बुलाकर हाफिज ने राजनीति में झोंक दिया। मेडिसिन पढ़ने वाले बशर 17 जुलाई 2000 को अपने पिता की अचानक मौत के बाद राष्ट्रपति बन जाते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि बशर अपने पिता की तरह क्रूर शासक नहीं होंगे, क्योंकि वो लोगों से सीरिया को बदलने की मदद मांग रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और खुफिया पुलिस का शासन और तानाशाही बेरोक टोक चलती रही। दोस्तों, साल 2011 में पूरी अरब दुनिया में खलबली मची हुई थी। इजिप्ट, येमन, ट्यूनीशिया से लेकर इराक, सीरिया तक लोग सड़कों पर थे। सबकी एक ही मांग थी कि तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ बढ़ा जाए, आर्थिक सुधार किए जाए, नौकरियां बढ़ें और तानाशाह सत्ता छोड़ें। इजिप्ट में होस्नी मुबारक, येमन में अली सालेह, ट्यूनीशिया में अबिदीन बेन अली ने गद्दी छोड़ दी। लेकिन बशर अल असद कोई मुबारक या सालेह नहीं थे। 2011 में जब अरब क्रांति की चिंगारी सीरिया तक पहुंची तो वहां भी लोगों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। कहते हैं दोस्तों की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब सीरिया के दर्रा इलाके में पुलिस ने कुछ स्कूल के बच्चों को हिरासत में ले लिया था। उसकी वजह केवल यही थी कि उन बच्चों ने बशर अल असद के खिलाफ स्कूल की दीवार पर कुछ नारे लिख दिए थे। दरअसल ब्रिटेन से आंखों की डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए बशर अल असद सीरिया की सत्ता पर दशक भर से ज्यादा समय से काबिज थे। अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन के बीच मार्च 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर दर्रा में 4 बच्चों ने एक दीवार पर लिख दिया था कि अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। असद के सुरक्षा बलों ने इन चित्र बनाने वाले 4 कलाकारों को गिरफ्तार कर लिया। इनके रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। काफी दिनों तक जब उन चारों को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो हजारों की तादाद में लोग शांति प्रिय दर्शनों के लिए सड़कों पर उतर आए। आर्मी और हम एक हैं के नारे लगा रहे लोगों पर सेना ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में इस गोलाबारी में 2 या 3 लोगों की मौतें हो गई थी, लेकिन उसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ना शुरू हो गया। वे लगातार प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने लगे। सुरक्षा बलों ने इस विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी कर दी। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई। फिर जो हालात बिगड़ने शुरू हुए उस पर आज तक काबू नहीं पाया जा सका है। विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए और उनका साथ देने के लिए सीरिया की सेना के काफी अफसरों ने बगावत भी कर दी। जुलाई 2011 में सेना से अलग हुए लोगों ने फ्री सीरियन आर्मी बना ली और इसी के साथ गृह युद्ध की नींव डल गई। देश में इंस्टेबिलिटी और सरकार के प्रति गुस्से का फायदा उठाते हुए इस्लामिक स्टेट ने भी सीरिया में अपने पांव जमा लिए। हालांकि मिडिल ईस्ट के बाकी संकटों की तरह सीरिया के गृह युद्ध को इस स्थिति में पहुंचाने में बाकी देशों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उससे पहले इस्लामिक स्टेट या फिर ISIS हमारी कहानी का एक बहुत बड़ा पहलू है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, या फिर कहें इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट, एक जिहादी संगठन है जो इराक और सीरिया में एक्टिव है। इसकी स्थापना अप्रैल 2013 में की गई थी और यह काफी तेजी से बढ़ा है। यह इराक में आतंकी संगठन अल कायदा का एक मेन सहयोगी ग्रुप है। यह सीरिया में सरकारी सुरक्षा बलों से लड़ रहे संगठनों में सबसे प्रमुख संगठन है। ISIS में बड़ी तादाद में विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य इराक और सीरिया के सुन्नी इलाकों को इस्लामिक स्टेट बनाना है। वहीं लेवेंट असल में साउदर्न तुर्की से लेकर मिस्र तक के क्षेत्र का पुराना नाम है। जी हाँ दोस्तों, यह संगठन दावा करता है कि उसमें इराक के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कई यूरोपियन देशों के फाइटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ संगठन अमेरिका और अरब वर्ल्ड से भी बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने का दावा करता है।
लेकिन अब बात केवल उन 4 लोगों की नहीं रही थी, बाकी जनता के हकों और उनके अधिकारों पर आ गई थी। धीरे धीरे यह प्रदर्शन दर्रा से दमास्कस, होम्स, हाना, लताकिया, बनियास से होते हुए 2012 में अलेप्पो शहर तक पहुंच गया। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे बशर अल असद के इशारों पर आर्मी की ज्यादतियां भी बढ़ने लगी। अब आर्मी या तो 1-2 लोगों को नहीं, बल्कि हर प्रदर्शनकारी को निशाना बनाने लगी थी। आर्मी की ज्यादतियों से तंग आकर कुछ प्रदर्शनकारियों ने आर्मी को उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया और हथियार भी उठा लिए। जब लोकतंत्र के लिए सीरिया में हो रही लड़ाई की खबर बाहर देशों में पहुंची, तो वहां रह रहे सीरियाई नागरिकों ने विद्रोह में हिस्सा लेने के लिए वापस सीरिया की तरफ कूच किया। हथियारों के जरिए विद्रोहियों को मदद पहुंचाना शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोह जल्द ही संगठित हो गए और फ्री सीरियन आर्मी के नाम से सरकार के खिलाफ लड़ने लगे। कैसे यह गृह युद्ध ताकत के संघर्ष में बदला? दोस्तों, बशर अल असद इतने सालों तक अगर सीरिया में टिके हैं तो उसकी वजह इन्हें रूस और ईरान से मिलने वाला समर्थन है। 2011 में विरोध प्रदर्शन के बाद ही पश्चिमी देशों ने असद से राष्ट्रपति पद छोड़ने की अपील की थी, पर असद के पास व्लादिमीर पुतिन और ईरान का साथ था। रूस के लिए बशर मिडिल ईस्ट में सबसे करीबी साथी हैं। रूस का सीरिया में एक नेवल और एक मिलिट्री एयरबेस है। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि असद के हाथों से सीरिया का शासन चला जाए। इसके लिए उन्होंने असद की भरपूर मदद की है। रूस 2015 से सीरिया में एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और वो अपना टारगेट आतंकियों को कर रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रूस ने विद्रोह को दबाने में असद की मदद की है और उन्होंने सीरियन लोगों पर हमले तक किए हैं। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि ईरान का भी सीरिया में रूस जैसा ही इंटरेस्ट है। वो भी मिडिल ईस्ट में सीरिया जैसे अपने सहयोगों को नहीं खोना चाहता है। ईरान प्रॉक्सी युद्ध के लिए जाना चाहता है दोस्तों, और सीरिया के लिए उसने लेबनान से मिलिटेंट संगठन हिजबुल्लाह की मदद तक मुहैया कराई है। इसी के साथ तुर्की भी सीरियन सिविल वॉर में अलग अलग धड़ों को अपना समर्थन देता है। तुर्की मेनली कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ ही लड़ता है। अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन में रहते हुए तुर्की ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की है। वहीं अगर बात की जाए तो सीरिया में असद की अभी तक तानाशाही चलाने के पीछे अगर रूस और ईरान है, तो इस गृह युद्ध का कोई हल ना निकलने में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भी सेम जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने सीरिया के कई विद्रोह दलों को हथियार और फाइनेंशियल मदद दी है। अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स ने कभी भी बशर अल असद की सेना को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया है। अमेरिका की लड़ाई मेनली इस्लामिक स्टेट से रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका असद की सेना के साथ सीधी लड़ाई इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका नतीजा रूस के साथ तनाव हो सकता है। अभी क्या है हालात? 212 साल से चल रहे संघर्ष के चलते सीरिया टूट चुका है। ईरान और रूस सपोर्टेड राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश के ज्यादातर हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि विद्रोहियों और तुर्की समर्थित लड़ाकों ने उत्तर पश्चिम इलाकों पर नियंत्रण कर रखा है, फिर भी देश के बड़े हिस्से अभी भी विद्रोहियों, जिहादी आतंकी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कब्जे में ही हैं। ये सीरिया का गृह युद्ध ही था जिसकी वजह से इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS को दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बनाने का मौका मिला था। 2014 में इस्लामिक स्टेट ने ईस्टर्न सीरिया के शहर रक्का पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ही ISIS ने इराक के मौसूल की तरफ कूच किया था। वहीं दूसरी तरफ सीरियन गृह युद्ध ने ईरान को अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका दिया। ईरान के समर्थन से बशर अल असद सत्ता में बने रहे। सीरिया मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिमों का देश है, जबकि असद परिवार माइनॉरिटी एलवित कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। ऐसे में ईरान का एक सुन्नी डोमिनेटिंग देश में अपना प्रभाव बढ़ाना मिडिल ईस्ट के बाकी सुन्नी देशों को फूटी आंख नहीं सुहाता है। इराक और सीरिया जैसे देश में चल रहे प्रॉक्सी युद्ध इन्हीं सब का नतीजा है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर रूस मिडिल ईस्ट में बिग ब्रदर बन चुका है। उसने सालों तक अमेरिका को इस क्षेत्र के लिए फैसले लेते हुए देखा है। अब ये काम रूस करता है। अमेरिका का प्रभाव सऊदी अरब और UAE तक ही सीमित हो गया है। सीरियन गृह युद्ध पर रूस का क्या प्रभाव है, इसके लिए ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री फिलिप हैमंड का बयान देख सकते हैं। 2016 में हैमंड ने कहा था कि इस ग्रह पर सिर्फ एक आदमी है जो सीरिया का गृह युद्ध एक फोन कॉल पर खत्म करा सकता है, वो मिस्टर पुतिन है। इस गृह युद्ध ने सीरिया को कैसे बदला? दोस्तों, यूके बेस्ड मॉनिटरिंग ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने मार्च 2023 तक 5,03,064 से 6,13,407 मौतें दर्ज की थी। इस आंकड़े में वो लोग शामिल नहीं हैं जो लापता हैं और मृत समझे जाते हैं। करीब 88,000 नागरिकों ने सरकारी जेलों में टॉर्चर से मौत हो चुकी है। 10 लाख सीरियन शरणार्थी बच्चे अपने घरों से दूर पैदा हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जनवरी 2021 तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीरिया में किसी न किसी तरह की ह्यूमैनिटेरियन मदद की जरूरत है। 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन खाना ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करीब 5 लाख बच्चे बुरी तरह से कुपोषित हैं। सीरिया में इतने मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार किसी अकेले आदमी को न ठहराते हुए सवाल हर उस शख्स पर खड़ा होता है जो इन मासूमों की मौत का सौदा कर रहा है।
बहरहाल, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं और अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करें।